नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम किशोर मेहता जी, जो कि पत्रकार हैं, नाटककार हैं और साहित्यकार हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है राम किशोर मेहता जी सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। और राम किशोर मेहता जी को आपका तिस्ता हिमालय के द्वारा अमरावती सृजन पुरस्कार 2021 का सम्मान दिया गया है। इसी सिलसिले में ये गुजरात से सिलीगुड़ी आए हुए हैं और इन्होंने अपना समय सन एक्सप्रेस के लिए दिया है। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं राम किशोर जी। आपकी इजाज़त के साथ मैं प्रश्नों की शुरुआत करना चाहता हूँ। राम किशोर मेहता एक नाटककार, एक पत्रकार, कई सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, लेकिन अमरावती सृजन पुरस्कार 2021 का आपको मिलना आपको कैसा अनुभव देता है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी पुरस्कार तो आदमी को ऊपर उठाने वाली बात होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही एक स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। मैं करीब 5-6 साल से तिस्ता हिमालय से जुड़ा हुआ हूँ और मैगजीन से, और मैं अपने आलेख उन्हें बेचता रहा हूँ। मैं जन पक्षधर लेखक हूँ और मेरी चाहे वो कविता हो, चाहे वो समीक्षा हो, चाहे वो आलेख हो और चाहे वो नाटक हो, सारी सब की चीज़ों की पक्षधरता जो है वो आम आदमी के पक्ष है। मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं उनके लिए उनकी बात करता हूँ जो अपनी बात खुद नहीं कर पाते। वाह। तो यानी कि आपकी रचनाओं का मूल जो मर्म है वो आम जन है। आम जन है, बिल्कुल निश्चित। इसके इतर कुछ नहीं है। इसके इतर कुछ नहीं है। इसके इतर अगर कुछ होता है, एक चीज़ होती है जिसे हम प्रेम बोलते हैं। प्रेम जो है वो उसका वो होता सब में है, लेकिन उसके वो जो है एक अपोजिट उससे लिंक से वो मायने रखता है, तो वो भी मेरे लेखन में है निश्चित रूप से। लेकिन इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, प्रेम के अतिरिक्त जो कुछ भी लिखना है, वो सब आम आदमी। तो अमरावती सृजन पुरस्कार का मैं अनुभव आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि किन शब्दों में आपका तिस्ता हिमालय को आप धन्यवाद देंगे और किन शब्दों में ये जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का क्या अनुभव रहा? मैं अभिभूत हूँ उस कार्यक्रम से, और मैं अभिभूत हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के व्यवहार से, अपनेपन से, और उनसे मेरा संवाद लगातार होता रहता था। वो एक आध बार आपके लिए कुछ मुझसे उन्होंने वो भी रिकॉर्ड किए हुए कविताएं भी उन्होंने मंगाई थी और मैंने उनको भेज दी थी कविताएं। और यदा कदा हम उनसे जो है जनवादता पर बातचीत वैसे भी करते रहते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ राम किशोर जी की उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? मिले तो पहली बार अभी, और अच्छा, बाकी परिचय जो है लेखन से। अच्छा, मतलब मिले पहली बार हैं? हाँ, पहले बार मिले हैं उनसे, और कोई किसी किस्म का मेरा वो व्यक्तिगत जानकारी नहीं। फ़ोन पर जरूर निश्चित रूप से बात हुई, क्योंकि वो मेरा जो लेखन उनके पास आता रहा, उससे उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि पहचाना कि ये इस किस्म का व्यक्ति है। और चूँकि लेखन तो हमारा बोलता ही है ना, उसी लेखन के आधार पर हमें ये अवार्ड देने की बात भी, पुरस्कार देने की बात भी उसी लेखन के ही आधार पर है। अब तक का लेखन का क्या अनुभव है रामकिशोर जी? देखिए, मेरा लेखन का अनुभव से बेहतर मैं बात ये कह सकता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, और वो क्यों लिखता हूँ उसका एक कहानी है जो मैंने यहाँ भी बोली थी। मेरे भी राजा के सर पर सींग हैं और मैं पेड़ के बेटे कागज से अपनी बात कहकर मुक्त होता हूँ। लिखना मेरे लिए मुक्ति है। जो मुझे परेशान कर रहा होता है, आम आदमी की जो परेशानी मुझे परेशान करती है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान की परेशानी मुझे परेशान करती है। मैं स्त्रियां हमारी बड़ी कमज़ोर पक्ष हैं, उनकी परेशानियां मुझे परेशान करती हैं। मजदूर एक कमज़ोर पक्ष है, उसकी परेशानी मुझे परेशान करती है। और उन सारी परेशानियों को मैं अभिव्यक्ति देता हूँ, या तो कविता में, या नाटक में, या फिर आप जो है कहानी में तो बहुत अधिक नहीं, लेकिन उपन्यासों में मेरा
स्त्री के पक्ष में जो है मैंने उपन्यासों पर काफ़ी काम किया, और स्त्री के पक्ष में मैंने कविताओं पर भी बहुत काम किया है। रामकिशोर जी, आपने कहा कि लिख कर मैं मुक्त हो जाता हाँ हूँ जी। अपनी परेशानियों से, उनकी हाँ। परेशानियों को देख कर। हाँ। क्या लिखने से वो अपनी परेशानियों से मुक्त हो पाते हैं? नहीं नहीं ये हो पा आप नहीं अपनी नहीं 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 अपनी नहीं हो मुक्ति की पाता। बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं हो पाते। मेरा काम जिस देखिए ये है कि लिखने से मैं अपनी परेशानी, जैसे कोई भी आम आदमी की बात सोचिए, उसे अगर कोई परेशानी हुई तो किसी मित्र से बता करके वो मुक्त तो होता है। तो ये मेरी अपनी ईमानदारी है, तो मैं उससे लिख करके मुक्त होता हूँ। लेकिन उसमें एक चाह ये भी है कि समाज जो है अपना विकास कर, अपना विस्तार करे, अपनी समझ का विस्तार करे। जैसे मैं कई बार जो स्त्री विमर्श के जो मैंने उपन्यास लिखे हैं वो मिथक से चुने हैं, और मिथक में जैसे एक पात्र केकई है। केकई जो है, हमें जो हमारे मिथक ने जो उसे एकदम काला पेंट कर दिया है, एक विलेन। मुझे लगता है कि नहीं, वो ऐसी विलेन नहीं है। उसको उसका सही मूल्यांकन मिलना चाहिए, सही जगह मिलनी चाहिए। तो मैंने उस पर एक पूरा उपन्यास लिखा, क्योंकि वो लगता है वो बहादुर स्त्री है। वो केकई जो है उसका नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि केकई तो जो है एक जगह है, केकई एक प्लेस है। आप मुझे ये बताइए, हमारे दर्शक में जानना चाहिए, कैकेयी बहादुर कैसे है? हाँ, उसने युद्ध किया है, और युद्ध में इसको छुड़ा करके लेकर आई है। आसुरों के साथ युद्ध जो हुआ, केकई प्रदेश जो है, ये जो आज का ये है, कहना चाहिए सिंध का जो एरिया है, सिंध की जो 5-3 नदियों का जो एरिया है, झेलम, चुनाव वगैरह, और ऊपर का जो हिमालय है, वो उस क्षेत्र की रहने वाली लड़की है, जो कि एक राजा की मतलब बेटी है, राजकुमारी है। और उसके पास ईरान वगैरह का जो क्षेत्र ये वह ये असुरों का क्षेत्र था। असुरों की और आर्यों की लड़ाई प्राय होती रहती है, और लड़ाई होने में क्या है, सब सामूहिक रूप से आर्य भी लड़ते रहे, असुर भी लड़ते रहे। तो एक युद्ध में ये भी आए हैं, दशरथ भी आए हैं, और ये भी और उधर से असुर भी हैं। तो उस युद्ध में वो भी स्त्री, वो वहाँ की जो पहाड़ों की स्त्रियां होती हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अधिक कामगार और बहुत अधिक मेहनती और बहुत ताकतवर भी होती हैं, और सारी चीज़ें संभालती हैं। कहीं पुरुष जो ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर होते हैं, तो इन्होंने भी अपने सारे हथियार चलाना सीखा है, और इसने उसको जो एक फंस गया है ये, तो वहाँ से बचा के निकाल के लाई उसकी टीम केकई को। जिसमें पहले हमारे मिथक में ये कहा गया है कि ये इनका कील निकल गई थी, और उसमें उंगली डाल दी थी, और उंगली डाल करके लेकर के आए, और तब उसने 2 वचन मांगे। ऐसा कुछ वास्तव में नहीं हुआ। क्रिएटिविटी तो मेरी भी है उसमें। मैंने यही मान के चला हूँ कि वो युद्ध में जब ये गिर गए हैं उनसे, तो छुड़ा करके लेके आई है, युद्ध करके छुड़ा करके लेके आई है, वीर स्त्री है वो। और तब वो सम्मोहित होता है उस पर, और उनके राजा से बोलता है, जो अश्रुपति है, कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और इस प्रॉमिस पर शादी होती है, इस वायदे पर शादी होती है कि इससे जो पैदा हुआ बच्चा होगा वो अयोध्या का राजा होगा। तो खैर, मुझे ये बताइए कि आने जो नवलेखक हैं, जो नए नए लोग लिख रहे हैं जी, नए नए लोग पढ़ रहे हैं, उनको आप अनुभव से क्या संदेश देना चाहेंगे? दिमाग खुला रख के। अभी तक ब्लॉक है क्या उन लोगों का? बहुत बार रहता है। अभी हम देखे, जब हम आज आयोजन होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का माइंड ब्लॉक मिला मुझे। और जो मैं वहाँ पर बात कर रहा था स्त्री विमर्श पर, तो उन्हें लगा कि मैं धर्म पर आक्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं किसी भी धर्म पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा था, और सारे धर्म ने हर इस धर्म ने स्त्रियों के खिलाफ काम किया है, हर एक ने। लेकिन चूंकि मैं हिंदू हूँ, इसलिए आलोचना करने का मेरा पहला हक अपने धर्म का है, और उस धर्म पर मैं कुछ बातें कर रहा था उस आलोचना में। तो लोग ये बोल गए कि तुम जो है इस ढंग से केवल हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे हो, वो किसी और ढंग से गाइडेड थे। और जबकि जब तक हम आलोचना नहीं करेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। पुरुष वर्चस्ववाद के ढोने वाले आदमी है, और मैं स्त्री को मुक्त करना चाहता हूँ उन वर्चस्व से। तो दिमाग खोलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। दिमाग खोलने के लिए तो दिमाग खोलना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं है आपको। जैसे देखिए, एक तो ये कि हम जो संस्कारों से फंसे हुए होते हैं बहुत बार, और हमें लगता है कि नहीं यही ठीक है जो हमें समझाया गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया कि धर्म जो है हमें निश्चित रूप से बहुत गलत ढंग से फंसाता है। जैसे मैं उनसे बात कर रहा था कि अभी 8-10 दिन पहले एक
किरीट सोमैया जी जो हैं वो पूना में कुछ उनका इस शिवसेना के लोगों से कुछ टकराव हुआ। फिर जब वो अपने एरिया में वापस आए तो उनके किसी नेता ने कहा कि हमने जो है चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। यहाँ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं से मतलब औरतें तो चूड़ियाँ पहनती हैं, तो हमने चूड़ियाँ पहना करके औरत को क्या बनाया है? चूड़ियाँ जिन्होंने पहन ली, कांच की चूड़ियाँ पहन ली, इसका मतलब वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर हो गई हैं। क्योंकि चूड़ी अगर वो लड़ने जाएगी चूड़ी पहन करके तो चूड़ियाँ उसको भी लग सकती हैं, टूट जा सकती हैं। वो जो है उसको ये अंधविश्वास हो सकता है कि भाई मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरी चूड़ी टूट गई। तो इस ढंग से जो हमने चूड़ियों का कोई इम्पोर्टेंस किसी दुनिया में नहीं है किसी भी स्त्री के लिए। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, कोई चूड़ियाँ नहीं पहना हुआ, हमारे यहाँ पहना हुआ, लेकिन हमने चूड़ियाँ जो है स्त्री पर ला दी हुई हैं, मैं चूड़ियाँ ला दी हुई। तो अगर हम इस चीज़ को खुले दिमाग से देखेंगे तो खुले दिमाग देख सकते हैं। आप जो किसी स्त्री को देखिए नथ पहने हुए है, नथ किस चीज का प्रतीक है? नथ किस चीज का प्रतीक है? नथ जो है दास्ता का प्रतीक है। हमने बैल के नाथ डाली हुई है, हमने ऊँट के नाथ डाली हुई है, हमने जिसको भी डाला होता है नाक में एक प्रतीकात्मक रूप में उसके एक नाथ डाल दी है हमने, और उसको वो खुश है कि मैं जो है सुंदर दिखती हूँ, इससे श्रृंगार है। जबकि प्रकृति में अगर आप देखोगे तो सौंदर्य जो पुरुष मेल के हिस्से में आया है, मतलब नर के हिस्से में आया है। नाचता मोर है, सुंदर मोर दिखता है। कूकता जो जो कोयल जिसको आप बोलते हो कोयल कूकती है, वो मेल कोयल है जो कूकता है, जो आकर्षित करने का काम करता है। ऐसा ही पपीहा है, वो भी मेल है जो आकर्षित करने का काम करता है। जो बया का जो घोंसला आप बना हुआ देखते हैं ना, तो वो मेल बनाता है बया के घोंसले को, उसका काम है फीमेल को आकर्षित करना। शेर का जो बबर, वो जो आयाल देखते हो पुरुष शेर में है, और आपका जो ये जो आयाल है ना, ये भी पुरुष में है, तो स्त्री में नहीं है। तो आकर्षित करने का काम, स्त्री को आकर्षित करने का काम पुरुष पर है। और हमने बड़ी चालाकी से पुरुष ने अपने ये सारा काम उसके ऊपर लाद दिया है कि तू जो असुर पश्चर है, घर के अंदर रहे, खूबसूरत सफेद दिखनी, गोरी दिखनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए, ताकतवर होगी, 2 घूंसे लगा देगी आपको तो आप उसे मर्द मार बोलोगे। तो हमने किस ढंग से स्त्रियों को कैसे कैसे कौन से षड्यंत्र नहीं किए हैं, जिस ढंग से हमने स्त्रियों को दबा कर रखा है, और मैं उसे बड़े खुले ढंग से देख सकता हूं। स्त्रियों को इन सारी चीज़ों से उबरने के लिए, निकलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए इस पितृसत्तात्मक समाज में? खुला दिमाग। एक ही जवाब है कि अगर आपके पास अपनी विचार शक्ति होनी चाहिए, आपको पहचानना चाहिए कि आपके साथ में ये गलत हो रहा है, आपके साथ में ये गलत हो रहा है। देखिए पुरुष तो उन्हें एक थोड़ा सा, जैसे मैंने उनको एक लिंक दे सकता हूँ कि देखो ये चूड़ियाँ पहनना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यहाँ आपके जो बंगाल में जब लड़के लड़कियों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, जब देखता है कि वो सिंदूर भरे हुए तो कपाल फाड़ा बोल देते हैं उसको, ये तो कपाल फाड़ा है ना। तो हम शब्दों से कितना खेल करते हैं, विचारों से कितना खेल करते हैं, नीति नियमों से कितना खेल कर देते हैं, धर्म से, रीति रिवाजों से हम कितने सारे खेल कर देते हैं। उन सारे खेलों को उन्हें बाहर आना चाहिए। विश्व तो खुला हुआ है ना, आप देखिए ना, स्त्री को ये हमारे यहाँ स्थित हो रही है, दूसरे विश्व के दूसरे हिस्से में भी तो स्त्री है, वो भी तो जी रही होती है। और देखिए एक बड़ी बात यह कि प्रकृति ने स्त्री को ये शक्ति दी है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है। पुरुष का एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसमें, ये उसे समझ में आना चाहिए कि मेरा काम, मेरे पास जो ये ताकत दी है प्रकृति ने, इससे मैं बहुत सुपीरियर हूँ उसके लिए। और वो बोल सकती है कि मैं पैदा करती हूँ बच्चा। और पहले अगर आप इसकी किताब पढ़ेंगे, इनकी राहुल सांकृत्यायन की जो गोलगा से गंगा किताब की पहली 3-4 कहानियाँ पढ़ेंगे तो वो आपको उनसे पता चलेगा कि हाँ, एक मातृ सत्तात्मक समाज था एक समय पर, और स्त्री जो है पूरे उसको नेतृत्व करती थी, शिकार करती थी सारा कुछ। और जी ये बताइए कि आपका रिश्ता हिमालय को आपके इन शब्दों में आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। फूले फले सीधी सी बात है। और मेहनत, देखिए एक बात बताएं, पत्रिका चलाना, किताब छापना, ये तो घर फूंक तमाशा देखना है। हम सब जो है वो कबीर के वंशज हैं, जो घर बार आप न चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बार
अपना चले हमारे साथ। तो सिलीगुड़ी आप पहली बार शायद आए हैं? नहीं, सिलीगुड़ी में पहली बार नहीं आया हूँ। सिलीगुड़ी में इससे पहले एक बार 2 बार और गुजरा हूँ, मतलब रहा नहीं हूँ लेकिन गुजरा हूँ। एक बार मैं गया था भूटान टूरिंग करने के लिए, और सिक्किम, भूटान और सिक्किम का टूर एक साथ में था, तो यहाँ से होकर गुजरा। एक इस बार आप रहे हैं? इस बार मैं, हाँ, आप इस बार मैं 1-2 दिन रहा तो हूँ। ये 2 दिन का कैसा अनुभव है सिलीगुड़ी का? कैसा लगा आपको सिलीगुड़ी शहर? देखिए, मेरी उम्र 75 साल है और ट्रैवलिंग करने के बाद अपनी एक बहुत थकान होती है, तो मैं कहीं यहाँ पर बहुत अधिक घूमने के लिए बाहर नहीं गया हूँ। और जो 2 दिन पहले के जो इनके कार्यक्रम थे हिंदी के सरकारी, वो केंद्रीय हिंदी समिति, हाँ, मिशन जो था, उसके मैं गया, मैंने सुना, देखा कैसा कार्यक्रम है। मुझे उसके बारे में पहले कोई मालूमात भी नहीं थे, लेकिन ये बताया था उन्होंने कि ये कार्यक्रम ये है। तो मैंने कहा मैं 2 दिन पहले आकर मैं देखता हूँ ये कार्यक्रम क्या होता है, और मुझे अच्छा लगा। लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो लड़कियाँ भी थी, लड़कियाँ ज़्यादा एक्टिव थी। और अभी भी, आज भी जो इसका कार्यक्रम में, जिसमें मैं स्त्री विमर्श पर वाक्य दे रहा था, मुझे लगा कि स्त्रियाँ मेरी बात को ज़्यादा ध्यान से सुन रही हैं, और जो पुरुष वर्चस्ववादी धर्म के पाखंडी लोग जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तिस्ता हिमालय और आपका ये सन एक्सप्रेस जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप इसे कंटिन्यूली करिए, लगातार करिए। ये हम उन लोगों में से हैं जो, जिनके पास सरकारी तो कोई वो नहीं मिल रहा, डोनेशन नहीं मिल रहा। हम अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, अपने खर्च करके जन जागरण का काम कर रहे हैं। और जन जागरण करने के काम में एक बात तो ये तो निश्चित है कि हमें होम कर हाथ जलाने पड़ेंगे, लेकिन हम जो कमिटेड लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे कमिटेड लोग हैं, जो कि जन के लिए कमिटेड हैं, वो इस, और आप लोग भी निश्चित रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, तो कमिटेड लोग तो आप भी होंगे ही। और हो सकता है बहुत थोड़े से पैसे में आप जो है ये सब काम कर रहे हो, गुजर बसर लायक कुछ मिल जाता हो तो मिल जाता हो, लेकिन ये कठिन काम है। और जो बिके हुए लोग हैं वो बड़े बड़े वो टेलीविज़न चला रहे हैं, आराम से खा रहे हैं और मक्खन लगा रहे हैं सरकार को, और जैसा सरकार बोल देती है वो अपना वैसे ही नाचने लगते हैं। अगर बोला कि ये वाला नाच करो तो वो वाला नाच करते हैं, वो वाला नाच करो तो वाला नाच करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर मेहता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत प्यार भरी आपने अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित। आभार आपका। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा रामकिशोर मेहता जी का, इन्होंने अपना समय दिया। मैं फिर रामकिशोर मेहता जी से मैं निवेदन करूँगा कि जब भी सिलीगुड़ी आए तब हमारा, हाँ, निश्चित रूप से जो स्नेह मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जो मुझे स्नेह मिला, उतना मैं आशा नहीं करता था। बहुत भले और बहुत ही प्रेमी व्यक्ति है, और वो ही काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर हम जो जनवादी लोग हैं वो सब कर रहे होते हैं। जितना हर एक की सीमा है वो हम सब कर रहे होते हैं, वो भी उसी ढंग से काम कर रहे हैं। और उनके बड़े भाई साहब भी मिले, रामाश्रय सिंह जी, वो तो मतलब निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनसे तो हमारा संवाद ऐसा 1 to 1 रहा कि हमें बड़ा आनंद आ गया। और फिर ये शैलेंद्र सिंह चौहान जी मिले, इनसे भी अपना वो, और बहुत सारे लोग वहाँ पर, देवेंद्र नाथ शुक्ल जी जो हैं वो तो मेरे क्रिटिक रहे हैं, और मेरे 1-2 उपन्यास पर उन्होंने समीक्षा लिखी, और वो इतनी क्रिटिकल लिखी कि मेरा मन हुआ कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, मैं टाल गया मैं उस समय, क्योंकि मैं जो मेरा वे जो है एक नैसर्गिक वे में मैं काम करता हूँ। मिथ की ये फॉर्मेशंस में मुझे जो वो नहीं आता। अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे पैदा हुए, ये कोई खीर खाने से या आम का फल खाने से काटने से नहीं हुए होंगे, एक नियोग था। उसे नियोग के रूप में स्वीकार करने के लिए हमारा जो धर्म शास्त्र के ये पाखंडी लोग बैठे हुए हैं वो उसे स्वीकार नहीं करते एक नियोग, क्योंकि उन्हें लगेगा नियोग में तो संभोग भी तो है ना स्त्री के साथ में, वो उसे नहीं पसंद करेंगे कि ये नियोग था। तो उन्होंने फल लगा दिया, उन्होंने खीर खिला दी उन्होंने। अरे भाई, अगर कोई इनकैपेबल व्यक्ति था बच्चा पैदा करने के तो दशरथ था, ये तो तीनों कैपेबल थी, उन्होंने तीनों ने पैदा किए बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने बेहतरीन अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस, और मुझे दीजिए आप धन्यवाद रामकिशोर।